नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। अक्सर कहते हैं कि खामोशी सबसे बड़ा जवाब होता है, तो क्या अमेरिका के टैरिफ के खिलाफ भारत ने जो मौन धारण किया और उसके बाद एससीओ में जिस तरीके से वर्ल्ड ऑर्डर को चेंज करने की कोशिश की, क्या वाकई में उसी का परिणाम कि एससीओ की बैठक खत्म होती उससे पहले अमेरिकी विदेश मंत्री भारत के साथ फिर से दोस्ती के कसीदे पढ़ रहे थे? क्या वाकई में उसी का परिणाम कि अमेरिका कह रहा है कि भारत के साथ दोस्ती हमारी सांस्कृतिक विरासत है? जो अमेरिका आंखें दिखा रहा था वो अब आंखों में आंखें डालकर दोस्ती के हाथों को फिर से फैला रहा है। लेकिन क्या वाकई में प्रधानमंत्री मोदी ने एससीओ की बैठक के अंदर न सिर्फ एससीओ इन तीनों को परिभाषित किया, जिसमें एस से सिक्योरिटी, ओ से अपॉर्चुनिटी, और जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने बाकायदा आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की नीति का जिक्र करते हुए पाकिस्तान को सीधा टारगेट किया, यहां तक कि चाइना के बीआरआई को टारगेट करते हुए उसे बाकी देशों की संप्रभुता को खतरा बताया, और यह सब शंघाई के अंदर, चीन के अंदर हुआ। इसके अलावा रूस के साथ जो दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा गया कि यह दोस्ती अटूट है, पुरानी है, और इसके साथ साथ ग्लोबल साउथ और नॉर्थ के बीच की, ग्लोबल नॉर्थ के बीच की जंग को सीधा परिभाषित करते हुए कहा कि ग्लोबल नॉर्थ ग्लोबल साउथ को दबा नहीं सकता। क्या वाकई में प्रधानमंत्री मोदी ग्लोबल साउथ को लीड करने के साथ साथ उस आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ रहे हैं जिसमें अपने पड़ोसियों से एक बार फिर से कोशिश की जा रही कि चलिए रिश्तों को अगर बेहतर तरीके से बढ़ाया जाए तो उस पर काम किया जाए? आज बात इसी मुद्दे पर कि एससीओ के मंच से मोदी के वो कौन कौन से पंच जो वैश्विक हेडलाइंस बने। आतंकवाद पर कोई भी डबल स्टैंडर्ड जुटाए नहीं। सिक्योरिटी, सी कनेक्टिविटी और अपॉर्चुनिटी। क्या वाकई में एससीओ के तीन शब्दों के अंदर ही सिक्योरिटी, कनेक्टिविटी और अपॉर्चुनिटी के अंदर वो सब कुछ छिपा हुआ है जो भारत चाहता है, जो भारत से दुनिया चाहती है? इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता अटल खंडेलवाल जी, कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी जी और पूर्व राजनयिक गौरीशंकर गुप्ता जी। गौरीशंकर जी, शुरुआत आपके साथ साथ, क्योंकि वैश्विक परिदृश्य को वर्तमान मेरे पैनल में आपसे बेहतर शायद कोई समझा पाए, इसलिए मैं जानना चाह रहा हूं कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो इशारों में चाइना को टारगेट किया, पाकिस्तान को टारगेट किया, अमेरिका को टारगेट किया और रशिया के साथ अपनी दोस्ती को और अटूट किया, आप इसे राजनयिक के तौर पर कैसे देखते हैं? जितेंद्र जी नमस्कार। आपको और हमारे सबको पैनलिस्ट को भी नमस्कार। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि जो एससीओ की बैठक में जो 2 दिन में हुआ है वो एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक बहुत बड़ा धमाका हुआ है। ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई भी देश इस तरह के अचीवमेंट्स को एक्सपेक्ट कर रहा होगा। आप देखेंगे कि 3 पिक्चर्स पूरे चाइना में उनका वाइबो जो है एक सोशल मीडिया हैंडल है, उसके ऊपर नंबर 1 पे ट्रैक कर रहे हैं। एक तो मोदी जी और पुतिन साथ साथ जो गाड़ी में जा रहे हैं उसका, दूसरा प्रेसिडेंट पुतिन एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो तीनों का एक साथ आपस में कुछ जोक्स कर रहे हैं उसका पिक्चर है, और तीसरा पिक्चर है प्रेसिडेंट पुतिन और मोदी जी की हगिंग का। ये तीनों वहाँ के मीडिया हैंडल पे नंबर 1 ट्रैक कर रहे हैं। और ये जो है वर्ल्ड को एक्चुअली मैंने अभी देखा, आपका जो डच चैनल है, जर्मन चैनल, उस पे और फ्रेंच चैनल, इसके ऊपर भी इन पिक्चर्स को बार बार दिखाया जा रहा है। तो ये चीज़ें बताती हैं कि जो ट्रंप ने भारत के साथ जिस तरह का व्यवहार किया, 25% जो एडिशनल टैरिफ लगा के, और जिस तरह से उनके जो पीटर नावारो और बेसेंट के स्टेटमेंट्स आए
जो बड़े डेरोगेटरी स्टेटमेंट कह सकते हैं इंडिया के लिए, उनका जवाब उनको मिल गया है अब पूरी तरह से। और उसी के बाद आपने अभी जब बताया विजेंद्र जी कि उनकी एम्बेसी ने उनके विदेश मंत्री का एक स्टेटमेंट जारी किया है जी। जिसमें ये कहा गया है कि भारत और अमेरिका बड़े अच्छे दोस्त हैं और इनकी दोस्ती आगे बढ़ती रहनी चाहिए, हमारे कोऑपरेशन आगे रहना चाहिए। तो ये देख रहे हैं कि इसका रिजल्ट बिल्कुल सामने आ गया नहीं, है। लेकिन सर क्या मैं इसको इस मैं नजर से इसमें ये देख भी- सकता हूं कि भाई ये जानबूझकर किया गया है अपनी दोस्ती को दिखाने के लिए और बताने के लिए कि यूरोप और अमेरिका से हम नहीं दब रहे हैं, उनको टैरिफ की चाल चलनी है, चलते रहे, दोस्ती में फर्क नहीं पड़ना है। और मुझे इससे ऐसे जयशंकर के एक इंटरव्यू की एक लाइन याद आती है कि भाई यूरोप ये क्यों सोचता है कि उसकी हर समस्या भारत की समस्या, जबकि भारत की कोई भी समस्या यूरोप की समस्या नहीं है। बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अब ये जो यूक्रेन का युद्ध है उसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। यूक्रेन का युद्ध बेसिकली यूरोपियंस और अमेरिका और रशिया के बीच का युद्ध है, लेकिन उसको हमारा युद्ध बना दिया। ये पीटर नवारो ने तो कहा कि मोदी वार। तो इस तरह के स्टेटमेंट देना एक बहुत ही गलत चीज थी। इसके अलावा मैं कहूँगा कि एससीओ का जो स्टेटमेंट, जो डिक्लेरेशन फॉर्मली आज घोषित हो चुकी है, उसमें पहलगाम इंसिडेंट का पूरा डिटेल दिया गया है जी। और उसके बाद ये कहा गया कि जिस भी देश से ये आतंकवादी बाहर आते हैं उस देश की जिम्मेदारी है कि वो उनके ऊपर कंट्रोल करे और ठीक। किसी भी तरह का आतंकवाद इंक्लूडिंग क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म किसी भी रूप में नहीं बढ़ावा दिया जाना चाहिए। ठीक है सर, बाकी तो पैनलिस्ट भी मेरे साथ है। एक और सवाल मेरा आपसे, क्या ये महज इत्तेफाक है कि प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात और उसमें लोकल फॉर वोकल, आत्मनिर्भरता की बात, और उसी दौर में चाइना का दौरा, और हम जानते हैं कि चाइना का एक बड़ा सामान है जो भारत के अंदर इस्तेमाल होता है, मैं कहता हूं कि 50% से ज्यादा चाइनीज सामान इस्तेमाल होता है। तो हम जब वहां जा रहे हैं तो हम वहां अमेरिका और जो यूरोपियन कंट्रीज है उनके ऑल्टरनेट को ढूंढने जा रहे हैं, या वहां भी संदेश देने जा रहे हैं उसी वक्त में कि आप इस्तेमाल कीजिए लेकिन हम आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ेंगे? ये आत्मनिर्भरता का जो मैसेज है ये तो हमें बिल्कुल कंटिन्यू रखना चाहिए, क्योंकि हमारा चाइना के साथ बड़ा ट्रेड डेफिसिट है, करीब करीब $100 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है और भी कई देशों के साथ डेफिसिट है। तो वो तो बहुत ही जरूरी है। जो चीजें अनावश्यक रूप से हम चाइना से आयात कर रहे हैं उनको बंद करना चाहिए और हर देश के नागरिक को सोचना चाहिए कि जैसे गणेश जी की मूर्ति है या दीपावली का सामान है या ऐसे फेस्टिवल्स के जो चीजें हैं वो बाहर से क्यों आनी चाहिए, वो तो हमारे देश के लोग उनको बना के दें। तो ये चीज तो हमेशा बंद करना चाहिए सर, या टाइम बाउंडेड, गौरीशंकर जी, बंद कर देना चाहिए, टाइम बाउंडेड, उसको टाइम बाउंडेड रिप्लेस करना चाहिए? देखिए ये इसमें प्रॉब्लम क्या है कि फिर WTO के रूल्स आएंगे, आप कंट्रोल नहीं कर सकते, आप ड्यूटी स्ट्रक्चर को बढ़ा सकते हैं जो इनके इंपोर्ट्स हैं। ठीक है, तो इस तरह के जो इंपोर्ट्स हैं इनके ऊपर भारत को ड्यूटी स्ट्रक्चर ठीक है सर, वापस मैं आपके पास आऊंगा। अटल खंडेलवाल जी, एक तरफ तो कहा जा रहा था कि भाई चाइना के साथ बातचीत नहीं होगी, जिस तरीके से गलवान घाटी में हुआ, अब वहां जाकर हम एक अलग तरीके से रिलेशन क्रिएट कर रहे हैं। क्या वाकई में जो हमने बीते 5 साल 6 साल में किया कि उनकी वेबसाइट बंद, उनके ना जाने कितनी एप्लीकेशंस बंद, उनके कई प्रोडक्ट्स को हमने यहां बैन किया, तो क्या हम उस दिशा में वापस जा रहे हैं कि चलिए चाइना के साथ एक बार फिर से ट्रेड करते हैं, इसलिए क्योंकि अमेरिका नाराज है? देखिए विजेंद्र जी, अभी कुछ समय से अगर आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को, तो वो जियो पॉलिटिक्स एक अलग तरीके से बनती जा रही है। उसमें समय, परिस्थिति और काल, ये सबको आपको देखना पड़ता है। और देखिए अभी आज जिस तरीके से पूरा विश्व वो ट्रम्प टैरिफ से परेशान है, उसको देख करके और भारत को अपने कदम उठाने पड़ रहे हैं। बहुत सारी जगह वो अपने जो संबंध है उसको वापस से दुरुस्त कर रहा है। अच्छा, वो ही नहीं कर रहा भारत ही, दूसरे देश भी अपने कदम आगे ला रहे हैं, वो एक दूसरे के साथ सहयोग कर रहे हैं। जो एक परिभाषा थी ना पहले, एक कि भाई ग्लोबल नॉर्थ है, उसकी समस्याएं ग्लोबल साउथ की होंगी, बट ग्लोबल साउथ की समस्याएं ग्लोबल नॉर्थ की नहीं होगी, वो अब ठहरती हुई नहीं दिख रही है। वो जिस तरीके से यूरोपीय कंट्रीज और इनफैक्ट अमेरिकन कंट्रीज का जो मानना था या थोपना था, वो थोपना अब संभव नहीं है। एससीओ को अमेरिका भी, अब आप अगर देखो तो उससे जुड़े देश
ये संगठन अपने आप में इनके नाटो जो है उसको थोड़ा सा वो बैलेंस करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, और ये अमेरिका खुद भी विचार कर रहा है। तो क्या हम चाइना को मजबूत करें वर्ल्ड ऑर्डर में? क्या हम अमेरिका के कंपैरेटिवली चाइना को मजबूत करें? ये एक अच्छी बात है कि हम ये मजबूत वाला शब्द नहीं, हम केवल एक शब्द को मजबूत कर रहे हैं, वो है भारत। और भारत को अवसर है आत्मनिर्भर बनने का। आप अगर अमेरिका से भी 50% टैरिफ लगाने के बाद भी अगर इसकी इकोनॉमिक्स देखें, जो डिफिसिट है वो करीब 41 बिलियन डॉलर का है, जो अमेरिका और भारत का है। माने कि भारत ज़्यादा निर्यात करता है, अमेरिका से आयात कम करता है। तो जो डिफिसिट है वो अब मान लो 50% टैरिफ लगा देते हैं, तो जो 41, मैं ये मानता हूँ कि 50% तो फिर भी रहेगा। अब 40-41 बिलियन डॉलर है, ये वैसे तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन भारत का जो टोटल निर्यात है वो करीब 800 बिलियन डॉलर के अगर सापेक्ष में देखें तो 10 से 12% है। अब 10 से 12% का जो, अब मैं ये मानता हूँ कि यदि हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं तो स्वदेशी अपनाओ, इस कॉन्सेप्ट से 2% आ जाता है। उसमें चाइना विकल्प है? चाइना भी एक विकल्प है, क्योंकि देखिए रेयर जो अर्थ है वो एससीओ के अंदर, एससीओ के देशों का कब्जा है, उस पे 90% कब्जा एससीओ के देशों के पास है। और रेयर अर्थ से बहुत सारी चीजें, सुरक्षा से के संबंध में फार्मास्यूटिकल टेक से बहुत सारे उद्योग उस पे अब डिपेंडेंट हो गए हैं। तो यदि ये संगठन मजबूत होता है, और इसके मजबूती के 3 आधार बहुत, भारत, रशिया और चाइना, आरआईसी बिल्कुल। और ये करीब करीब आबादी अगर देखेंगे तो 32%, जीडीपी अगर अपन चले जाते हैं तो ये भी पूरे विश्व की जीडीपी का 32%। मुझे एक चीज, मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं कि कल को चलिए मानते हैं कि अमेरिका मान जाता है कि हम अपना टैरिफ वापस ले लेते हैं, तो हम उधर रिलेशन सुधार लेंगे, तो क्या चाइना से फिर बिगाड़ लेंगे? नहीं, देखिए हम कभी भी किसी से नहीं बिगाड़ते हैं, हम संबंधों को सुधारने का ही प्रयत्न करते हैं। अभी आप देखिए अमेरिका ने आगे बात की, ट्रंप ने बहुत सारी बात की, आप देखें तो राष्ट्रपति ट्रंप ने बहुत सारी बात की, लेकिन हमारे माननीय मोदी जी ने कोई प्रतिकारात्मक कोई रवैया नहीं अपना के पॉजिटिव सेंस में वो आगे बढ़े। पढ़ रहा था उस दौरान मुझे एपीजे अब्दुल कलाम साहब का एक उनका बयान पढ़ने में आया कि भाई जब परमाणु परीक्षण के दौरान अमेरिका ने भारत पर प्रतिबंध लगा दिए थे, तो पीएमओ की बैठक के अंदर एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने कहा था कि बस ये कोशिश कीजिए कि प्रतिबंध 10 सालों तक लगे रहे भारत पर। थोड़ा सा लड़खड़ाएगा जरूर, लेकिन फिर आत्मनिर्भर हो जाएगा और फिर हमें अमेरिका की तरफ कभी देखने की जरूरत नहीं होगी। बिल्कुल विजेंद्र जी, एक घटना और मैं आपको याद दिला दूं, क्रायोजेनिक इंजन के लिए हम डिपेंड थे अमेरिका और रशिया की तरफ, और दोनों ने ही देने से मना कर दिया और बहुत परेशान हुए। लेकिन रशिया ने या फ्रांस? नहीं, रशिया के साथ था। क्रायोजेनिक इंजन फ्रांस का है? ना, क्रायोजेनिक इंजन जो था पहले रशिया हमें देने वाला था, बट अमेरिकन दबाव के आगे रशिया ने भी एक बार ना कर दिया था। अमेरिका और रशिया, सर मैं इस पे मैं थोड़ा कंफ्यूज हूं। नहीं, इस घटना मेरे साथ गौरीशंकर जी, मैं उनसे इसका जवाब ले लूंगा, कोई बात नहीं। लेकिन प्रदीप चतुर्वेदी जी, क्या वाकई में, एक मिनट, प्रदीप चतुर्वेदी जी, क्या वाकई में आपको लगता है कि वर्ल्ड ऑर्डर वाकई में चेंज हो रहा है, और जिस तरीके से अमेरिका का एक रुतबा हुआ करता था, वो टैरिफ की वजह से मैक्सिमम देश परेशान, और वो उसके अगेंस्ट ही एक पॉलिसी एग्जीक्यूट करें, और उसमें भारत की एक बड़ी भूमिका जो एससीओ के अंदर नजर आई? विजेंद्र, हमें दुनिया के परिप्रेक्ष्य में समझना पड़ेगा कि आज हमारे जो लड़ाई के या मतभेदों के मुख्य कारण है वो व्यापार हैं। अब कोई क्षेत्रवाद उसकी बात नहीं रह गई है। सबसे बड़ी बात है कि हम व्यापार की लड़ाई लड़ रहे हैं, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चाहे वो ट्रंप की बात हो, चाहे पुतिन की बात हो, चाहे चाइनीज प्रेसिडेंट की बात हो, ये सब व्यापार के लिए मुखिया बनने का प्रयास है। और हर देश, हर शक्ति जो है वो व्यापार करना चाहती है। जहां तक इस परिप्रेक्ष्य की बात जिस पर बहस कर रहे हैं आप, इसका सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि हालात ऐसे पैदा क्यों हुए। हमने नॉन अलाइन मूवमेंट की नीति अपनाते हुए पूरी दुनिया में पिछले समय से हमने इस नीति पर अपना काम किया, और हम किसी कंट्रोवर्सी में नहीं पड़े। हमने अपने देश के हित में, देश के साथ जो भी मेरिटोरियस इश्यूज थे उस पर हमने पक्ष लिया। लेकिन इन पिछले 11 सालों में जब से भाजपा की सरकार में नरेंद्र मोदी जी आए, क्या जरूरत थी कि उन्होंने अमेरिका के चुनाव में जाकर के पार्टिसिपेट किया, उन्होंने ट्रंप की एडवोकेसी की, ट्रंप का पक्ष लिया? ये क्यों शुरू किया? आखिर जरूरत क्या पड़ी? क्यों?
कि वो एक नई लाइन खींचने का प्रयास करने, जो उनकी आदत है कि वो नई रेखा खींचने का प्रयास करते हैं। उन्होंने अपने शपथ में पड़ोसी देशों को बुलाया। आज एक भी पड़ोसी देश आपके साथ नहीं खड़ा है, आपके विरोध में है। जो आपके सामने शक्तियां, दूसरी शक्तियां हैं, उनके साथ वो खड़े हुए हैं। तीसरी बात, आपने ट्रंप को सपोर्ट किया, ट्रंप का माय फ्रेंड ट्रंप कहा। तो सवाल यह कि जब आपको पता था कि हम रशिया के साथ काफी लंबे समय से एक सहूलियत के संबंध है और हमारा विश्वास आपस में था, तो क्या वजह थी कि आपने आउटराइट जाकर ट्रंप के साथ ये संबंध बनाने की कोशिश की और माय फ्रेंड ट्रंप कह करके आपने इन शक्तियों को, जो हमारी हितैषी थी, उनको आपने चैलेंज किया, उनके कान खड़े किए। अब सवाल यह कि अगर हमारा पहलगांव में हमला हुआ, हमारी हितैषी शक्तियां कौन कौन सर? सुनिए, नहीं, हमारी हितैषी शक्तियां कौन कौन? मुझे बोले दीजिए भाई, आप भी बोल रहे हैं, लेकिन बताइए ना, भारत की अंतर्राष्ट्रीय सपोर्टिव कंट्रीज कौन है? हमला हुआ, ऑपरेशन हुआ, तो चीन और पाकिस्तान दोनों हमारे साथ नहीं थे। वो पाकिस्तान की मदद कर रहे थे, अमेरिका की मदद कर रहा था। ये हालात किसने पैदा किए? ये मोदी जी ने पैदा किए। कमाल कर रहे हैं आप, कमाल कर रहे हैं आप, कमाल कर रहे हैं। एक मिनट भाई, एक मिनट। प्रदीप चतुर्वेदी जी, बुरा मत मानिए। नहीं, बुरा मत मानिए भाई। आप एक भी जंग, अरे भाई मैं भी पढ़ता हूँ, मैं भी बिना पढ़े नहीं खड़ा हूँ यहाँ पर, बिना पढ़े नहीं खड़ा हूँ मैं यहाँ पर, कि आप कुछ भी बोल जाएंगे। मोदी जी को प्रदीप चतुर्वेदी जी, आज चीन जाकर, जो प्रदीप चतुर्वेदी जी, मित्र नहीं रहा, भारत ने पाकिस्तान के साथ, एक मिनट भाई, आज क्या कारण है? एक मिनट प्रदीप जी, भारत ने पाकिस्तान के साथ 3 जंगें लड़ी। जरा बताइए, किसमें चाइना भारत की तरफ था, किसमें अमेरिका भारत की तरफ था? तीनों जंग में से बताइए कुछ भी मतलब है जो क्वाड में और एससीओ में है, इसीलिए उसकी परिस्थितियां संदिग्ध है, क्योंकि वो अमेरिका के साथ क्वाड में है और चीन और रूस के साथ वो एससीओ में है। तो सवाल यह कि भारत है कहां? भारत ब्रिक्स में भी है सर, भारत G7 में भी है, मोदी जी की, भारत G20 में भी है। 2017 में आपने एससीओ ज्वाइन किया। सवाल यह है कि आपके साथ पाकिस्तान भी था, तब आपने इसका नोटिस नहीं लिया। आज आपकी स्थिति यह है कि ना तो आप पे चीन भरोसा कर रहा है, ना आप पे रशिया भरोसा कर रहा है, और पाकिस्तान के साथ अमेरिका आपके सामने खड़ा है। सवाल यह है कि आपने स्थिति खुद ने पैदा कर ली। अगर यह स्थिति ऐसी हुई है तो इसके मोदी खुद जिम्मेदार है। ठीक है गौरीशंकर गुप्ता जी, गौरीशंकर गुप्ता जी, हालांकि मैं ये मानता हूं कि भारत ने एक ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी है जिसमें अमेरिका को भी भारत चाहिए, चाइना को भी भारत चाहिए, रूस को भी भारत चाहिए, फ्रांस को भी भारत चाहिए। और जिस तरीके से तुर्की के एर्दोगन झुककर हाथ मिला रहे थे, तुर्की को भी एहसास है कि भारत चाहिए। क्योंकि मैं भूला नहीं हूं कि जब वहां पर बाकायदा विपदा आई थी, भूकंप आया था, तो भारत ने अपनी टीम को भेजा था तुर्की के अंदर और उनको बसाया था। लेकिन मेरा सवाल यह कि क्या भारत का कभी कोई दोस्त रहा है? चाइना किसी भी सूरत में भारत का दोस्त कभी रहा है सर? अमेरिका कभी रहा है? मैंने तो सारी जंगें पढ़ ली, सारी जंग के अंदर अमेरिका उधर ही पाकिस्तान की तरफ भी खड़ा नजर आया, चाइना भी उधर ही खड़ा नजर आया। तो हमें तो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के साथ सभी के साथ दोस्ती का हाथ बार बार बढ़ाना पड़ेगा। विजेंद्र जी, अभी प्रदीप जी ने बताया कि भारत नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी फॉलो करता था। अभी भी हम वो नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी फॉलो करते हैं, लेकिन उसको मल्टी अलाइनमेंट के नाम से जाना जाता है। उसमें क्या है कि जहां हमारा हित हो उस ऑर्गेनाइजेशन और उस प्रोजेक्ट में हम पार्टिसिपेट करते हैं, जहां हित नहीं होता वहां नहीं करते हैं। तो अभी जो चीज है ये ऐसा नहीं देखना चाहिए बाइनरी फॉर्म में कि हम हमारे ट्रंप ने ये टैरिफ लगा दिया, इसकी वजह से हम चाइना के पास ज्यादा क्लोज हो रहे हैं। ऐसा नहीं है। चाइना के साथ हमारे संबंध तो पिछले 1 साल से धीरे धीरे सुधर रहे हैं और ये रीसेट होना ही था, क्योंकि जब कजान में मीटिंग हुई थी पीएम की और प्रेसिडेंट जी की, तब से रीसेट चालू हुआ है। इसके पहले फॉरेन मिनिस्टर्स और एनएसएस की मीटिंग हो चुकी हैं और कई चीजें वापस ट्रैक पे आ गई हैं। तो ऐसा नहीं है कि चाइना के साथ हमारा संबंध अभी सुधरना चालू हुआ, ये पहले से ही चालू था और ये वो ट्रैक चल रहा है। हम चाहेंगे कि हमारे संबंध चाइना के साथ नॉर्मल हो जाएं और हमारा ट्रेड इम्बैलेंस भी धीरे धीरे कम हो जाए। पहली चीज, क्योंकि चाइना का इन्वेस्टमेंट्स इंडिया में आना चाहिए उन फील्ड्स में जहाँ पे ज्यादा सेंसिटिविटी नहीं है और उनकी अभी टेक्नोलॉजी भी कई जगह पे अच्छी है। वो अगर इंडिया में आएगी तो हमारे इकोनॉमी डेवलपमेंट के लिए अच्छी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अमेरिका से अलग हो रहे हैं। एक पर्टिकुलर मसले पे हमारा अनबन है और धीरे धीरे मेरे को लगता है कि वो मसला सुधर जाएगा और उसके बाद हमारे जो मल्टीफेरियस रिलेशंस हैं वो अमेरिका के साथ वो चलते रहेंगे। लेकिन क्या भारत सर ग्लोबल साउथ के लीडर के तौर पर अपनी भूमिका को निभा रहा है? मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी, आप बीते 6 महीने को देखिए,
वो जहां घूम घूम कर आए हैं वो मैक्सिमम ग्लोबल साउथ कंट्रीज हैं जिनके अंदर वो घूम कर आए हैं। तो क्या हम उनके बीच में उस भूमिका को अदा करने की तैयारी कर रहे हैं जैसे कि अमेरिका ग्लोबल नॉर्थ के अंदर करता है? बिल्कुल, अभी देखिए ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई है कि सभी बड़ी कंट्रीज भारत को अपने साथ लेना चाहती हैं, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे चाइना हो, चाहे रसिया हो। और इसीलिए भारत की जो है अंतर्राष्ट्रीय साख बढ़ी है। ये आप इंटरनेशनल मीडिया में कहीं भी देख लें, किसी भी चैनल पे चले जाएं आप, चाहे फ्रेंच पे चले जाएं, चाहे डच पे चले जाएं, चाहे अमेरिकन पे चले जाएं, सब ये लोग मान रहे हैं कि मोदी जी ने भारत की साख को बढ़ाया है और उसकी वजह से उनको जो है सभी लोग अपने साथ रखना चाहते हैं। तो इसमें कोई डाउट नहीं है। प्रदीप जी का थोड़ा सा कांग्रेस की होने वजह से थोड़ा सा उनका बायस्ड अप्रोच हो सकता है, लेकिन वो कह रहे हैं कि नॉन अलाइनमेंट, हम भी वो नॉन अलाइनमेंट का ही एक दूसरा तरीका है मल्टी अलाइनमेंट, कि जहां हमारा नहीं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि हमने बीते 11 सालों में अपने दोस्तों को खो दिया है। अब मैं तो जितना इतिहास पढ़ता हूं मुझे कोई दोस्त नजर ही नहीं आया। जंग के मैदान में जब भी रहे तो एक रशिया तो साथ रहा, ना चाइना रहा, ना अमेरिका रहा। उल्टा अमेरिका ने तो लाल गेहूं बंद कर दिया था हमें धमकाने के लिए। देखिए ये एक अंतरराष्ट्रीय सच्चाई है कि जब दो देशों के बीच में युद्ध होता है तो कोई भी देश ओपनली उनका सपोर्ट नहीं करता। सब देश यही कहेंगे कि आप बातचीत के मसले से इसको सुलझाइए, लेकिन कोई भी देश पूरे इस प्रकरण में सब देशों ने ये कहा कि भारत को अधिकार है अपनी सुरक्षा का, और किसी भी तरह का आतंकवादी आक्रमण अगर होगा किसी देश पे तो उसको अपनी सुरक्षा के लिए जो भी कदम लेने का अधिकार है वो लेगा। ठीक है सर, ये ऑटोमेटिकली ठीक है सर। और मैं इसको ऐसे भी देखता हूं कि भाई अगर पाकिस्तान अमेरिका और चाइना के डिफेंस सिस्टम को, उनके फाइटर जेट्स को इस्तेमाल करा है तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरे तरीके से उनकी तरफ। लेकिन सर एक और सवाल, सोशल मीडिया पर यह पूछा भी जा रहा है कि जो फोटो खिंचा उस फोटो के अंदर क्या भारत की पोजीशन वही होनी चाहिए थी जो है? देखिए सोशल मीडिया में फोटो जो है वो बड़ी क्लियरली, क्योंकि आप जानते हैं कि एक पिक्चर जो है 1000 शब्दों का वर्णन करती है। तो अगर पुतिन साहब 10 मिनट के लिए वेट करके और प्राइम मिनिस्टर को अपनी गाड़ी में बिठाना चाहते हैं तो नेचुरली एक बहुत बड़ी चीज है। कोई भी हेड ऑफ स्टेट ऐसा नहीं करता है, तो उन्होंने किया है। और वो जब एक दूसरे से गले मिलते हैं तो नेचुरली वो है। यहाँ पे देखिए ये जो आप पिक्चर दिखा रहे हैं कि तीनों मतलब जी मोदी और पुतिन तीनों एक साथ हैं, तो ये काफी कुछ बताती हैं। और ये पिक्चर्स का जो रीडिंग है वो व्हाइट हाउस में बहुत एनालिसिस। ठीक है सर, मुझे एक ही रिएक्शन लेनी है बस, इसलिए मैं एक और पूछ रहा हूं सवाल आपसे। क्या एससीओ के अंदर भारत गया और जो चाहता था वो करके आया? बिल्कुल, जो एक्सियोस की जो डिक्लेरेशन है उसके अंदर जो आतंकवाद का मुसला था उसमें जो सबसे कड़ी भाषा अडॉप्ट कर ली गई है, जो यूएन जनरल असेंबली से भी ज्यादा कड़ी भाषा है। जबकि आपको पता है जब रक्षा मंत्री गए थे तो उस भाषा के ऊपर वो सहमति नहीं हुई थी, वो पाकिस्तान की भाषा करना चाहते थे और फिर हमने साइन। मैं ही कह रहा हूं। हाँ गुप्ता जी, मैं आपका मित्र हूं, लेकिन यहां मैं बताना चाहता हूं मैं कांग्रेस का प्रवक्ता हूं, मेरी कांग्रेस एलडी में कांग्रेस का प्रवक्ता हूं, इसलिए कांग्रेस का पक्ष रख रहा हूं। दूसरी बात गुप्ता जी मैं आपसे पूछना चाहता हूं, व्यक्तिगत राय दूसरी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इस वार्ता में जितनी बात हुई, चीन ने हमारे जो भूभाग पे कब्जा किया हुआ है, क्या हमारे एजेंडे में वो बात करने की नहीं थी? अगर आपने कोई शुरुआत की है और हमने कोई शुरुआत करना चाहते हैं तो जितने भूभाग पर चीन ने कब्जा किया हुआ है, क्या हमारे एजेंडे में वो बात करना नहीं था जिसका उल्लेख नहीं कर दीजिए ना एक बार। अक्साई चीन की बात कर रहे हैं, एजेंडे में नहीं है। अक्साई चीन की बात कर रहे हैं प्रदीप जी? जी, मैं उस बात कर रहा हूं जो इन्होंने कब्जा कर रखा है। अक्साई चीन ना जी, अक्साई चीन, अक्साई चीन नहीं, जो भूभाग इन्होंने कब्जा कर रखा है। अरे अक्साई चीन ही तो कब्जा कर रखा है जिस पर 3000 किलोमीटर का जो एरिया है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। और उस रेफरेंस में क्या हमारे एजेंडे में ये बातचीत का मुद्दा भी शामिल नहीं था? तो फिर हम किन कंडीशंस पे ये बात करने चीन गए हैं? अक्साई चीन की बात कर रहे हैं ना गौरी शंकर जी, क्या अक्साई चीन को लेकर कोई बातचीत हुई? अक्साई चीन का मसला तो बहुत पुराना है। देखिए आप 60s के पहले का है। उसके बाद तो बहुत से प्रधानमंत्री चाइना जा चुके हैं। राजीव गांधी भी गए थे और उसके बाद अटल बिहारी जी वाजपेयी भी गए थे, मोदी जी भी गए हैं। ये मसला जो है वो उस समय जब ये अक्साई चीन पे कब्जा किया था तब आपने देखा होगा नेहरू जी का जो स्टेटमेंट उसमें था
कि वहां तो एक ग्रास भी पैदा नहीं होता, उसके लिए क्यों बोदर कर रहे हो। ये तो पार्लियामेंट में उनका स्टेटमेंट दिया हुआ है। तो अगर इस तरह का स्टेटमेंट अगर है, इस तरह का वो है, तो वो मसला इस समय उठता जरूर है, लेकिन उस प्रबलता के साथ इस समय नहीं उठ सकता वो। पहले हमें संबंध सामान्य करने पड़ेंगे और क्षेत्रों में। ठीक है अटल जी, फाइनल कमेंट मैं आपसे चाहूंगा, क्या वाकई में चाइना के साथ हम ट्रेड को बढ़ाने वाले हैं? देखिए माननीय गौरी शंकर जी ने बहुत अच्छी बात की कि ये जो मुद्दा अक्सई चीन और ये सारा है, ये बहुत पुराना 1962-63 का है। आप वो एक तरीके से हिंदी चीनी भाई भाई उस वक्त बहुत लगता था। तो ये चीज़ें इन्होंने की और उसके बाद में आज ये कहते हैं कि इस तरीके राहुल सोनिया गांधी जी नहीं गए चाइना, वो भी सबको पता है वो एग्रीमेंट का मसला। लेकिन बात ये है आज हम फंसे किस चीज़ पर हैं, भारत किस चीज़ पर अभी आज के दृष्टिकोण से वो ट्रंप टैरिफ को लेकर के भारत ही नहीं पूरा साउथ एशिया फंसा हुआ है। और मुख्य मुद्दा आतंकवाद। और आपने मान ही लिया है तो बता दीजिए इससे कितना नुकसान हो रहा है सालाना, जब आपने मान ही लिया है कि हम फंस गए हैं। तो देखिए बात ये है कि मुझे लगा कि हम तो टेबल पर अभी भी प्रॉफिट की डील कर रहे हैं। आप जब मैं तो अभी भी ये मानता हूं, अभी भी आप ये कह रहे हैं कि फंस गए से केवल इतना अभिप्राय है कि जो डिफरेंस है 40, मैं बोल ही रहा हूं आपको, 40-41 बिलियन डॉलर और या फिर 10%। यदि हम 5 अच्छे देशों के साथ ऐसा नहीं सर, इसको थोड़ा और स्टडी कीजिए, क्योंकि भारत के 51% जो बड़े सेक्टर हैं उस पर ट्रंप ने कोई टैरिफ नहीं लगाया। राजस्थान में खड़ा हूं ना मैं, राजस्थान के ग्वारगम पर ट्रंप ने कोई टैरिफ नहीं लगाया। इसके अलावा मैं आपको बताता हूं, सी फूड एक बड़ा ट्रेड होता है और अमेरिका ने सी फूड के जो वहां के व्यापारी उन्होंने 3 महीने का स्टॉक कर लिया है। जुलाई सितंबर, मिड ऑफ जुलाई अगस्त का आप देखिए आंकड़ा 30% के आसपास उन्होंने ट्रेड किया है, जबकि नॉर्मली वो 8 से 10% होता है। इतना भी नुकसान नहीं हो रहा है। लेकिन सवाल यह कि एससीओ से हमें कितना फायदा होगा और क्या हम वाकई में संबंधों को सुधारने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अटल जी शुक्रिया हमारे साथ, प्रदीप जी आपका भी शुक्रिया, गौरीशंकर जी आपका भी बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर कई ऐसी चीजें होती हैं जो आपको समझने के लिए आपको इतिहास, वर्तमान और भविष्य तीनों समझना पड़ेगा। फिलहाल ये सच है कि भारत उस केंद्र बिंदु की तरह है जिसमें अमेरिका भी चाहता है कि वो उसके पक्ष में हो, रशिया भी वर्तमान में चाहता है उसके पक्ष में हो और चाइना भी चाहता है कि भारत